अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च हुआ था, इसको 3 साल हो गए, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति के अंदर 7 इंजन है इसके। कौन कौन से इंजन? रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर एक मास्टर प्लान की बात हो रही है, तो डेवलप्ड बाय डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल बाय बिसागैन करके जो टूल है उससे हुआ है, यूजिंग जेएस प्लेटफॉर्म। इतना नहीं है काम का, ओपन सोर्स टेक पे बना हुआ है, होस्टेड ऑन मेघराज। मेघराज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड है, इतना दिया पता होना चाहिए। मेघराज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड है, ठीक है। बाकी इसरो की सैटेलाइट इमेजरी वगैरह को इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस दे रहा है जितने प्रोजेक्ट्स हैं वेरियस मिनिस्ट्री के, अलग अलग, भारतमाला, सागरमाला वगैरह वगैरह। फिर इसकी टारगेट्स वगैरह क्या है, हल्के से देख लो कि रोडवे को इतना करना है, रेलवे रिलेटेड है, पावर भी उसके अंदर है, रिन्यूएबल कैपेसिटी भी उसमें 225 गीगावाट करनी है 2025 तक, पाइपलाइन भी उसमें आता है। तो ये बस ओवरव्यू ले लो कि इसमें क्या क्या आता है, बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं इससे, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क इंडिया में, तो एक बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि रिलीज करी है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। उसने उसमें क्या है कि पीपीपी मॉडल्स इन इंडिया रिलेटेड देखो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलिसी लेवल मैटर्स कंसर्निंग पीपीपी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट है। अब क्या क्या मॉडल्स इंडिया में यूज होते हैं? एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, ये ईपीसी और बॉट को कंबाइन करता है। ईपीसी तो है 40%, बॉट एन्युटी 60%। इसमें पब्लिक जो है 40% पैसा देती है और प्राइवेट जो है 60% जनरेट करता है। कैसे कि ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कि 40% का जो पैसा है वो इनिशियली दे देती है पब्लिक। उसके बाद बॉट एन्युटी कि फिर ईयरली जैसे जैसे अमाउंट आता रहता है, प्राइवेट जनरेट करता रहता है, इसलिए वो 60% वो लगा देता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ कॉस्ट होती है। फिर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है, जिसके अंदर बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है, फिर ट्रांसफर कर देता है। बिल्ड ऑन ऑपरेट है, तो ये अलग अलग मॉडल है। बॉट एन्युटी हो गया कि एन्युटी इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस वगैरह, गवर्नमेंट पे करती है। फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आपको इसको ऑपरेट करना है और मेंटेन करना है। तो ये अलग अलग पीपीपी मॉडल्स हैं, ये आप स्टैटिक में पढ़ोगे, है ना। फिर इनिशिएटिव क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आई थी एक, एनएमपी, जिसमें 6 लाख करोड़ को मोनेटाइज करना था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एसेट्स को 4 साल में, 22 से 25 तक। फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है, वीजीएफ, ठीक है, जिसमें 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ए कैपिटल ग्रांट टू एनहेंस प्रोजेक्ट वायबिलिटी, कि जहां जहां पे हिल एरिया में रोड है वहां से इतना रेवेन्यू नहीं होगा, तो जो गैप बनेगा वो गैप फंडिंग कौन देती है? प्राइवेट को, गवर्नमेंट। फिर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, आईआईपी डीएफ। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, 100% एफडीआई अलाउ कर रखी है स्पेशल पर्पस व्हीकल वगैरह में, ठीक है, पीपीपी के अंदर। इजी है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बना नहीं आ सकता और बनता नहीं है प्री का क्वेश्चन। एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन मतलब क्या हुआ कि एक नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना दिए कि जो भी आपके एसेट हैं उनको आप मोनेटाइज कर रहे हो। अनलॉकिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट वगैरह है। विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था एसेट मोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम इन 2012 के अंदर, ठीक है। फिर इसको अनाउंस किया था 21-22 के अंदर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। ये क्या होता है? लाइसेंस या लीज ऑफ गवर्नमेंट ऑन एसेट दी जाती है प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक्सचेंज ऑफ पेमेंट के अंदर। इनिशिएटिव टेकन फॉर एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन ऑफ पाइपलाइन है, 13 सेक्टर को मोनेटाइजेशन की बात करी है, और ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट वगैरह के अंदर। फिर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि सरप्लस लैंड को मोनेटाइज करेगा, ठीक है। फिर आगे इंडस्ट्रियल पार्क्स है, तो यूनियन बजट 2024-25 ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स क्रिएट करने की बात चल रही है। तो ये सेंक्शन होंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं? ये ऐसे इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं टू अकोमोडेट अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। फिर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, डेवलपिंग फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है। तो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 32 प्रोजेक्ट है, 4 फेज में होगा। पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 2007 में प्रपोज हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है ये एनआईसी डीआईटी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और एनआईसी डीसी दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट कर रही है। एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटीज की फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। ऐसा जितना प्री से रिलेटेड इतना कुछ काम नहीं है, बस हल्का फुल्का आइडिया ले लो ताकि कुछ ऐसा कुछ आ जाए तो दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, न्यू चीज ना लगे। लॉजिस्टिक सेक्टर ऑफ इंडिया, एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है। ये क्या है? इंटरेक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने डेवलप करी है, एवरी 2 साल में निकलती है। इसके 6 रैंकिंग पैरामीटर्स हैं ये सारे, ऐसे जितना कोई नहीं पूछेगा इसको। 2023 एडिशन में इंडिया का रैंक 38 था 129 कंट्रीज में, जो कि इंप्रूवमेंट था 44 इन 2018, ठीक है। और फिर एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई थी 2022 के अंदर,
इसके अंदर बोला था कि हमको अभी 14% के आसपास हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बैठता है, तो 8-9% ऑफ जीडीपी करना है, रैंकिंग को हमको टॉप 25 में लेके आना है, और डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इसके अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने की बात की है 35। फिर भारतमाला परियोजना हो गई, ठीक है। फिर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी है, जो कि नेशनल रेल प्लान को असिस्ट करेंगे कि रेल फ्राइट का ट्रैफिक जो है उसको इंक्रीज करना है 27% से 45%, ठीक है। और ये इसको कौन करेगा? DFCCIL जो है एक स्पेशल पर्पज व्हीकल इंडियन रेलवे का, ये बना था 2006 में इंडियन कंपनीज एक्ट में 1956 के अंदर। एक लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम है जिसको फ्राइट ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी बढ़ानी है। पीएम गति शक्ति एक हो गया। उसके बाद ये जो अलग अलग चीजें, लॉजिस्टिक जीवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया था लॉजिस्टिक्स को। फिर एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म है यूलिप, यह आया था नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर। फिर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस लीड्स इंडेक्स है, इसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करते हैं, कौन अच्छा काम करेगा इसके अंदर। फिर एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रिलोस, ये रशिया ने अप्रूव किया था ड्राफ्ट रिलोस विद इंडिया। इसमें क्या होगा कि मिलिट्रीज ऑफ बोथ कंट्रीज अक्रॉस लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट फैसिलिटीज एक दूसरे के बेस पे इंटर ऑपरेट कर पाएगी। हमारे और एग्रीमेंट किस किसके साथ है? यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया, ठीक है। अब इंडिया का पोर्ट सेक्टर, तो इंडिया ने एक रिसेंटली पीएम, हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लगाया वधावन पोर्ट पे इन महाराष्ट्र के पालघर में, ठीक है। अब ये 13th मेजर पोर्ट हो गया, अब तक तो हमारे 12 मेजर पोर्ट थे, ये 13 मेजर पोर्ट है। ये कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा। ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे होगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या होता है? जो जगह जो होती है वो तो पोर्ट अथॉरिटी के पास होती है, रेगुलेटर एंड लैंडलॉर्ड, लेकिन जो ऑपरेशन करते हैं वो प्राइवेट प्लेयर करते हैं। तो लैंडलॉर्ड मॉडल हो गया ना। अब मेजर पोर्ट हमें पता होने चाहिए, कांडला पोर्ट, इन सारे पोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। पोर्ट चाहे अभी के हो, पोर्ट चाहे एंशिएंट के हो, मिडिवल के हो, सारे पोर्ट्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट्स पे मल्टीपल बार क्वेश्चंस आ चुका है यूपीएससी में, क्योंकि पोर्ट्स जो है इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमको अच्छे से पोर्ट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट हो गया, जेएनपीटी हो गया, बर्धमान हो गया, मर्मुगांव हो गया, मंगलोर हो गया, कोची हो गया, टूटीकोरिन हो गया, एन्नौर हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, पैराडीप हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडिया का मेरीटाइम सेक्टर 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम है, 70% बाय वैल्यू है। वर्ल्ड का बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 22 रैंक इन इंटरनेशनल शिपमेंट टर्न अराउंड टाइम हमारा 0.9 डेज। 12 मेजर पोर्ट, अब 13वां ये हो गया। 14वां गैलेथिया की अभी चल रहा है बात, निकोबार जो प्रोजेक्ट है। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो है कोलकाता है, जिसको नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। ये ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया है। मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और हार्बर इन इंडिया है। कामाजार पोर्ट जो एन्नौर पोर्ट है तमिलनाडु में, ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, ठीक है। अब मेजर पोर्ट कौन से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्टर करता है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट के अंदर होता है, और रेस्पेक्टिव पोर्ट अथॉरिटीज एज लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल मेजर पोर्ट्स इस तरीके से रन होते हैं। फिर माइनर पोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये सब चलते हैं इंडियन पोर्ट्स एक्ट, दोनों के एक्ट ही अलग अलग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये काम की चीज है। फिर क्या क्या इनिशिएटिव है? सागरमाला इनिशिएटिव मार्च 2015 का। मेरीटाइम अमृतकाल विजन है 2046 का, कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाने हैं, अच्छी बातें, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल है मरीन का। फिर सागर मंथन है, जो कि रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है। सागर सेतु है, मोबाइल ऐप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर की डेवलपमेंट इन रिलेटेड टू पोर्ट सेक्टर, ठीक है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में एक न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप की गई है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? ये एक स्टेचुटरी बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ये याद रखना है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो है होम अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। मर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने एक इसको रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबली एज इंसेंटिव प्रोवाइडर फॉर द एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मर्मुगांव पोर्ट ने एक एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इंडिया फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव हरित श्रेय स्कीम थ्रू ईएसआई। हरित श्रेय स्कीम 2023, डीकार्बोनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग। तो कुल मिला के डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो चीजें हो रही है वो कहाँ हो रही है? मर्मुगांव पोर्ट पे हो रही है, और एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और ये पहला पोर्ट एजेंसी ने ग्रीन शिप इंसेंटिव लेके आया है। अब एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म क्या है? ये पब्लिश होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के द्वारा सिंस 2011, और ये सब देखता है कि आईएमओ के द्वारा जो एमिशन स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उस पर इसको जज करता है। अब ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं? बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनोग्रेट हुआ बिहता नियर पटना में। ड्राई पोर्ट को इनलैंड पोर्ट भी बोलते हैं,
ये इसमें सारे आ जाते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, कंटेनर फ्राइट स्टेशन, एयर फ्राइट स्टेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिलीज CPPI 2023। 9 ऑफ इंडियन पोर्ट्स हैव फाउंड देयर पोजीशन अमंग 100 ग्लोबल पोर्ट्स इन CPPI इन 2023। 100 में से 11, 9 जो है वो इंडियन है, 9 आउट ऑफ 100। टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट इन CPPI 2023 है यंगशान पोर्ट, चाइना, ठीक है। फिर इंडियन रेलवे सेफ्टी, तो क्या क्या है रेलवे सेफ्टी के, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोच कोष, ठीक है। 2017-18 में आया था 1 लाख करोड़ 5 ईयर फंड वगैरह वगैरह आया था। फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ लिंक हॉफमैन बुश कोचेस है, ये सेफर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कोचेस से। फिर ये कवच सिस्टम है जो कि इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंडिजिनस ही ध्यान रखना, कवच। और ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ठीक है। फिर कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी CRS जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इट वॉज ए रेलवे इंस्पेक्टोरेट, इट वॉज रीडेजिग्नेटेड एट कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इन 1961 और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ही ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अलग सा है ना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसलिए ध्यान रखना है इसको। फिर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर NABFID को एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करार कर दिया है, ठीक है, नोटिफाई कर दिया गया। अब NABFID जो एस्टेब्लिश हुआ था एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI अंडर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये एज ए ये एस्टेब्लिश हुआ था एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस DFI, ऐसा DFI जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता हो, और किस एक्ट के अंदर, इस फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। 2021 में इसको एस्टेब्लिश किया था। इसका रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है, RBI कैसे करता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और किसके अंदर, RBI एक्ट 1934 के अंदर। एंटर शेयर होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। सर्विसेज, तो इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो $325 बिलियन बाय 2030। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्रेमवर्क लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए कहाँ क्या स्टार्ट हो रहा है। फिर करंट स्टेटस ऑफ ई-कॉमर्स के 2022 में ये 70 बिलियन का वर्थ था, ठीक है। और दो मॉडल होते हैं, एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल और मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, हमें क्लियर होना चाहिए क्या है। ये होता है कि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या है, इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स एंटिटी जो है वो इन्वेंट्री ही ओन करती है। जो सामान पड़ा है ना, जो इन्वेंट्री पड़ी है उसको ही अगर ओन कर रही है तो वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल हो गया, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और इसमें एफडीआई परमिटेड नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बिग डिस्काउंट देगी, इसलिए इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल नहीं है, लेकिन मार्केट बेस्ड मॉडल है। यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल फैसिलिटेटर होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट जो है वो परमिटेड है। अब की इनिशिएटिव टू प्रमोट ई कॉमर्स क्या है, ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है जो कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करती है। ओपन ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो कि डेमोक्रेटाइज कर रहा है सब चीज को। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स भी आए थे 2020 में, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में आई थी, इंडस्ट्रेक वगैरह, ठीक है। अब रिलेटेड न्यूज क्या है, इंडिया ने अबोलिश कर दी है 2% इक्वलेशन लेवी अफेक्टिंग नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज, ठीक है। अब इक्वलेशन लेवी क्या थी, इंडिया ने 2016 में इक्वलेशन लेवी लेके आए थे जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे लग रही थी, and related payment utilizing digital ad space set at 6% फॉर नॉन रेजिडेंट विदाउट अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अगर एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है और अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इंडिया में कर रहे हो तो आपके ऊपर 6% लेवी लगेगा नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है, 2016 में। फिर 2020 में क्या किया, इसको ई कॉमर्स सप्लाईज और सर्विसेज में भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है उनको 2% बोल दिया कि 2% तुम पे लगेगा ही लगेगा नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे, तो उसको हटा दिया गया, वो 2% जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। फिर अब ONDC है, ONDC अवॉर्डेड गोल्ड अवार्ड अंडर एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। क्या आपने नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज दी, उसमें ONDC को गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव DRPG, ठीक है, DARPG, ठीक है।
फिर ये क्या है, इट इज सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये क्या करना चाह रहा है, डेमोक्रेटाइज करना चाह रहा है डिजिटल कॉमर्स को। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है। अब दो चीजें होती है, नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल में क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड यूजर्स और सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर ऑफन डिसेंट्रलाइज होता है, एक बस नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, सब अपने अपने डिसेंट्रलाइज है। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, उस पर यूजर्स और प्रोवाइडर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे अमेजन, उबर और फेसबुक वगैरह है। ठीक है, तो दो टाइप की मॉडल्स होते हैं। फिर सारथी ऐप। सारथी ऐप क्या है कि ओएनडीसी इन कोलैबोरेशन विद भाषिनी हैव लॉन्च सारथी रेफरेंस ऐप टू मेक ई कॉमर्स इंक्लूसिव। भाषिनी 2022 अंडर नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन एम्स टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विसेज इन 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर एक सारथी ऐप है कि एसेस बिजनेस इन क्रिएटिंग बायर्स ऐप। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस के अंदर। फिर एंटी ट्रस्ट लॉज है, जैसे कंपटीशन एक्ट है 2002 अमेंड हुआ था 2023 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 है, लिविंग प्लेइंग फील्ड के लिए ई कॉमर्स एंटिटीज टू मेंटेन लिविंग प्लेइंग फील्ड वगैरह बनाना है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज इन इंडिया क्या है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सक्लूसिव सेलिंग, नो सेलर कैन सेल इट्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली ऑन एनी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म एंड दैट ऑल वेंडर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड सर्विसेज इन ए फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। कोई भी सेलर जो है वो अपने सारे प्रोडक्ट किसी एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकता है। ठीक है, एंड ऑल वेंडर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, और उनको शुड बी प्रोवाइडेड सर्विसेज, जितने भी वेंडर्स हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है, सबको बराबर इक्वलिटी मिलना चाहिए, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की चीज ऊपर ला दी है, किसी चीज नीचे ला दिया आपने, या किसी को कुछ फायदा दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो, सबको बराबर ट्रीट करना है। सारे वेंडर्स को, जैसे अमेजन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसको सारे ही वेंडर्स जितने भी सेलर्स हैं उनको बराबर ट्रीट करना है। Restriction on purchases by vendors. Any vendor who purchases 25% or more of its inventory from an e-commerce group company will be considered to be controlled by that e-commerce company. ठीक है, अगर वो 25% से ज्यादा अगर परचेस कर रहा है वेंडर किसी एक ई कॉमर्स कंपनी से, तो वो मान लिया जाएगा ई कॉमर्स कंपनी ही उसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई 2009 में बना था। कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट 2002 में के अंडर चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन जो है इंडिया ने 1 बिलियन टन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन को सरपास कर दिया। 5th लार्जेस्ट ग्लोबली कोल रिजर्व है हमारे पास, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल हो, सेकंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, और 50% के अराउंड हम कोल से जनरेट करते हैं। अब कोकिंग कोल जो है प्रोड्यूस इन कंट्री हैज एश बिटवीन 28 से 42%, वेयर एज एश परसेंटेज इन इंपोर्टेंट कोकिंग कोल लेस देन 10% होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे एश परसेंटेज इन कोकिंग कोल या किसी कोल में बहुत ज्यादा होता है, तो ये इशू है, इसलिए हमें इंपोर्ट करवाना ही पड़ता है। मोस्टली हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वाले कोल में एक फायदा होता है कि सल्फर कंटेंट काफी कम होता है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कंट्रीब्यूट्स ओवर 80% ऑफ द कंट्रीज कोल प्रोडक्शन एंड सप्लाई। ठीक है, बाकी इनिशिएटिव्स क्या है, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन सीएमएसपी एक्ट 2015, इसमें क्या किया था कि दे परमिटेड ऑक्शन ऑफ कोल माइंस फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज कमर्शियल माइनिंग कर सकती है 2015। फिर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 में। इसमें कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज पीएल कम एमएल स्पेसिफिकली फॉर कोल अलाउ कर दिया गया था। इसमें क्या होगा, प्रोस्पेक्टिंग और कम माइनिंग दोनों साथ में देंगे। पहले क्या था, प्रोस्पेक्टिंग के लिए अलग से जाओ माइनिंग लाइसेंस लेके, फिर आपने कुछ ढूंढ लिया वहां पे कोल मिल गया, फिर आप माइनिंग के लिए अलग से लाइसेंस लेने जाओ। इसको इसने कंबाइन कर दिया था। फिर 100% एफडीआई अलाउ कर दी थी कोल माइनिंग में अंडर ऑटोमेटिक रूट। फिर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था एक आरएसएम, तो पहले था प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसको चेंज करके अब इन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ले दिया। और हेल्प जो थी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी 2016, इसने इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ठीक है, अभी कोल के बारे में कि प्रीकर्सर ऑफ कोल के पीट होता है, फिर एंथ्रासाइट हाईएस्ट ग्रेड होता है, बिटुमिनस होता है, फिर सब बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है। फिर और ये हाईएस्ट कोल रिजर्व का है उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो 69% ऑफ टोटल है। फिर ये लोकेशन देख लो कि बिटुमिनस की कहाँ कहाँ है, बिटुमिनस की आपको एंथ्रासाइट की कहाँ है, एंथ्रासाइट की अभी जम्मू कश्मीर वगैरह मिलेगी। फिर बिटुमिनस की आपको हरियाणा और गुजरात के आसपास यहाँ का मिल रही है। ठीक है, और लिग्नाइट फिर बाकी सब जगह मिलती है। ठीक है, फिर और ये बिटुमिनस तमिलनाडु में भी है थोड़ा सा।
फिर ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्ड ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024 अंडर ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया ऑफशोर एरियाज रूल्स 2024। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे इसमें कि लाइम मड विद इन ईजेड गुजरात एंड कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ केरला कोस्ट, हैवी मिनरल प्लेसर्स, फॉस्फोराइट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंटिनेंटल मार्जिन्स, पॉलीमेटेलिक फेरोमैंगनीज FeMn नोड्यूल्स, क्रस्ट इन अंडमान सी एंड लक्षद्वीप सी, ये मिले हैं वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो इतना कुछ काम का है नहीं। रूल्स है कि टू ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल्स स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, इन सब पे ये लगेगा। ठीक है, फिर पॉलीमेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, स्मॉल पोटैटो शेप्ड लम्प्स होते हैं, सी बेड में मिलते हैं, मेटल मैंगनीज एंड आयरन, सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल सल्फाइड वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया 500 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन करना 2034 तक। ठीक है, कब तक, 2034 तक। फिर अबाउट स्टील सेक्टर इन इंडिया का, स्टील एक एलॉय होता है आयरन और कार्बन का। ठीक है, कंटेनिंग लेस देन 2% कार्बन होता है और 1% मैंगनीज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। स्टील प्रोडक्शन हाईली रिलायंट ऑन कोल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, और टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, आयरन को आयरन ओर से निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर थोड़ा सा कार्बन कंटेंट भी चाहिए होता है स्टील बनाने में। ठीक है, प्रोडक्शन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री, 7% ऑफ टोटल क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया करता है, सेकंड लार्जेस्ट। कंजम्पशन में हम थर्ड लार्जेस्ट है, चाइना और यूएसए के बाद में। अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ इंडिया GDP देता है, और फिजिकल ईयर 24 में इंडिया फिर भी नेट स्टील इंपोर्टर था। दिक्कत क्या होती है, कोकिंग कोल नहीं है, सारा ऑस्ट्रेलिया से आता है, जैसे अभी ऊपर बात करी थी, लो पर कैपिटा कंजम्पशन है, बहुत कम है, 97.7 kg ओनली। फिर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का स्टील इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेशनल स्टील पॉलिसी एक 2017 की, 300 मिलियन टन की बात कर रहा था ये, और एक मिशन पूर्वोदय है, ईस्टर्न इंडिया में डेवलपमेंट करना है अपने को, इंटीग्रेटेड स्टील हब इन कोलकाता वगैरह, स्टील से रिलेटेड ये याद रखना है, मिशन पूर्वोदय। सेक्शनल टेस्ट से कहीं ना कहीं तो आ गया था पहले भी। फिर ग्रीन स्टील की काफी बात हो रही है अभी, इससे मैन्युफैक्चरिंग स्टील विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंडिया स्टील इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 12% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, बायो इकोनॉमी है, बायो ग्लोबल बायो इंडिया स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स पब्लिक सेक्टर यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस रिसर्च काउंसिल, बायराक या बिराक जो भी बोलो, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बिराक का मिलकर ग्लोबल बायो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। तो इसमें कुछ नहीं है कि आपको एक नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन करना है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करना है, प्रोसेस करना है, मेथड्स वगैरह, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी है, बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर, ये जो कंट्रीब्यूट करेगा 4% ऑफ GDP, इंडिया रैंक्स 12th इन ग्लोबल इन टर्म्स ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। जैसे पॉलिसी क्या है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, नेशनल बायो फार्मा मिशन, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब कुछ काम का नहीं है। स्पेस इकोनॉमी, अब स्पेस इकोनॉमी के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, बजट ने अनाउंस किया वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ टू प्रमोट स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, एक है इन स्पेस। ठीक है, इसका काम क्या है, ये ऑटोनोमस एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट, इनेबल, ऑथराइज एंड सुपरवाइज वेरियस स्पेस एक्टिविटीज बाय नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस। नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस से वो प्रमोट कराती है, ऑथराइज करती है, सुपरवाइज करती है स्पेस की एक्टिविटीज इन स्पेस। ठीक है, फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये एस्टेब्लिश हुआ 2020 में, ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, सेटअप फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, ये ध्यान रखना, इंडिया स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, सेटअप इन 2019 टू हैंडल कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ इसरो। इसरो की कमर्शियल एक्टिविटी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगी, और इन स्पेस जो है वो प्रमोट करेगी स्पेस एक्टिविटीज बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिविटीज। और प्राइवेट सेक्टर्स क्या क्या है, जैसे वन वेब इंडिया है, इसमें सेटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात काम चल रहा है, कंपनी दे रही है सेटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडिया में। ये अग्निकुल कॉस्मोस है, इसने फर्स्ट रॉकेट विद ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन भेजा है, डेवलप किया है। उसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। फिर विक्रम एस था, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट लॉन्च इन 2022 अंडर मिशन प्रारंभ। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया रखना है इन सबका। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, टू फाइनेंस स्पेस टेक स्टार्टअप से स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, इट विल सप्लीमेंट सीड फंड स्कीम 2023 लॉन्च बाय इनस्पेस। इनस्पेस ने एक सीड फंड स्कीम बनाई थी, उसको ये वेंचर कैपिटल फंड जो है इसको सप्लीमेंट करेगा। और क्यों इंडिया को वेंचर कैपिटल फंड चाहिए, तो इंडिया का शेयर ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में
10% अगर करना है 2030 तक, और अभी सिर्फ 2% है, तो 10% करना है। फिर इंडिया की खुद की एक स्पेस पॉलिसी 2023 की, जहाँ पे वो एंड टू एंड पार्टिसिपेशन कराना चाहता है नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज इन ऑल डोमेन्स ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, ठीक है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, वो इतनी काम की नहीं है, ठीक है। वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये भी ठीक है। फिर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, तो एक लॉन्च हुआ है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान की, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड 600 गीगावाट बाय 2032, ये इसमें आया है इसमें, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर 2003 के अंदर, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर है, 2.3% जीडीपी है, 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल है, ठीक है। एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए और ईयू में, और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री में। फिर ये था ATUFS स्कीम था, अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह है उनको मॉडर्नाइज करना था। फिर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्सटाइल सेक्टर था, समर्थ। इसमें स्किल्ड मैन पावर को की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना था, स्किलिंग करनी थी, नाम में लिख रहा है। फिर एक PM मित्र स्कीम आई थी, ठीक है। फिर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन था, टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट करना था। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। एक विजो नेक्स्ट है, ये फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजो नेक्स्ट, नाम में क्या विजन, तो विजो नेक्स्ट, ठीक है। कि इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 वॉज ऑल्सो लॉन्च, ये भी लॉन्च की गई थी। विजो नेक्स्ट के बायलिंगुअल वेब पोर्टल है ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट की। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके इंडिया का आइडेंटिफाई, मैप एंड एनालाइज जियो स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड्स को ये एनालाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, मैप करेगा, ठीक है। विजो नेक्स्ट। टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल मार्क 5th लार्जेस्ट है। PM मित्र स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क वगैरह स्कीम है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतना काम का नहीं है। हाँ, ये काम का है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हमें याद होनी चाहिए कौन कौन सी है। फर्टिलाइजर, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये 40.27% ऑफ वेट करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये काफी मैटर करता है कंट्री की ग्रोथ जानने में, कंट्री की करंट सिचुएशन जानने में काफी काम आता है ये। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हाईएस्ट वेट होता है, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का वेट आता है। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी अच्छे से आनी चाहिए, कभी भी पूछ सकते हैं, पहले पूछा भी और कभी भी पूछ सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने नवरत्न स्टेटस दिया है आईरेडा को और सेकी को, ठीक है। उसके बाद आईरेडा इज किसके कंट्रोल में, MNRE के कंट्रोल में एस्टेब्लिश हुआ था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन 1987। और सेकी जो है सेंट्रल एंटरप्राइज है, CPSE मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी MNRE के अंडर है, ठीक है। अब नवरत्न बनने के लिए पहले वो मिनी रत्न वन होना चाहिए, और बाकी उसके बाद की उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, 3 ऑफ लास्ट 5 ईयर्स में कंपोजिट स्कोर ऑफ ये होना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अब नॉर्मली थोड़ा बहुत देख सकते हो इसकी क्राइटेरिया। फिर एक्सपर्ट कमेटी ऑन डेवलपिंग गिफ्ट IFSC, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी जो IFSC एस्टेब्लिश हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ इन 2015 गुजरात में, caters to customers outside the jurisdiction of domestic economy. IFSC authority is statutory body established under IFSC Act 2019। ऐसे बस थोड़ा सा पता हो गिफ्ट सिटी के पास में, ज़्यादा जरूरत नहीं है, कुछ काम का नहीं है। फिर WGC raises India's gold consumption projection to 850 टन इन 2024। इट वॉज फॉर्म्ड इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 1987 में बनी थी, कुछ माइनिंग कंपनीज ने मिलकर बनाया था इसको। और ये बोलती है कि लीडिंग एक्सपोर्टर कौन है, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। लीडिंग इंपोर्टर्स कौन है, स्विट्जरलैंड, चाइना। स्विट्जरलैंड में आता भी सबसे ज्यादा है, जाता भी सबसे ज्यादा है। टॉप प्रोड्यूसर्स कौन से, चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो चाइना को फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये देखो आप। फिर इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड का है, बिहार में 44%, फिर राजस्थान 25%। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आफ्टर चाइना, ठीक है। निधि कंपनीज, ये ध्यान होना चाहिए, निधि कंपनीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही इसको गवर्न करता है, ठीक है। और की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 200 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, नेट ऑन फंड जो है 10 लाख रुपीज और मोर होना चाहिए, ठीक है। अब ISI मार्क जो है डेवलप करता है कौन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो अश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी वगैरह। ISI मार्क स्कीम वगैरह होता है। और किस किन के लिए मैंडेटरी है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, जैसे स्विचेस, मोटर्स, हीटर्स, किचन अप्लायंसेस, सीमेंट, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, टॉयज वगैरह, इन सब के लिए मैंडेटरी होता है। क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है। फिर और BIS क्या है, BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, एस्टेब्लिश हुई थी BIS एक्ट 2016 में, अब एक्ट के अंदर हुआ तो स्टेचुटरी बॉडी हो गई।
और दूसरे स्टैंडर्ड क्या है, हॉलमार्क होता है जो कि प्रीशियस मेटल आर्टिकल के लिए होता है, इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ईजी है सारे। ग्रीन शूट्स क्या होता है, आरबीआई हैज दैट इंडियाज रूरल इकोनॉमी इज प्लेइंग द रोल ऑफ ग्रीन शूट्स इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेक्टर। तो ग्रीन शूट्स क्या होता है, दीज आर साइंस इकोनॉमी ऑफ सेक्टर इज ग्रोइंग आफ्टर एन इकोनॉमिक डाउन टर्न। तो ग्रीन ये याद रखना, इसलिए याद रखना क्योंकि ग्रीन शूट्स, हमें ग्रीन शूट से क्या लगेगा, ग्रीन कुछ एनवायरमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये वो इकोनॉमी या सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा है आफ्टर एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, इसलिए हमको ये याद रखना है। ठीक है, यूपीएससी में आया नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चन में आ सकता है ये। इट इज एफएमसीजी सेक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कि हाई टर्नओवर कंज्यूमर पैकेज गुड्स होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम में यूज हो जाते हैं मार्केट और कंज्यूमर, जैसे डिटर्जेंट, टॉयलेटरीज, टूथ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह। ठीक है, फिर एनहेंस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क ईआईएफ, फिनलैंड सपोर्ट कर रहा है लीस्ट डेवलप कंट्रीज को ईआईएफ के थ्रू। कुछ भी काम का नहीं है ये, ठीक है, इंडिया नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। फिर टेलीकम्युनिकेशन रूल्स आए 2024 के, तो ठीक है, नए रूल्स कुछ आए होंगे, बहुत सारे रूल्स आते हैं, इतना कुछ काम का नहीं है। ये डिजिटल भारत निधि, ये देख लो, ये एस्टेब्लिश हुआ था टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के थ्रू फॉर फंडिंग टेलीकॉम स्कीम्स इन अंडर सर्व्ड एंड रिमोट रूरल एरियाज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। पहले यूएसओएफ था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये बना था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, इसमें ये नॉन लैप्सेबल फूल ऑफ फंड्स था और यूनिवर्सल एक्सेस लेवी होता था कि थ्रू द लाइसेंस फी चार्ज ऑन लाइसेंस ऑफ डीओटी एट द रेट 5% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। तो कुछ पैसा जो उनके रेवेन्यू से कुछ पैसा यूएसओएफ में जाता था। इससे क्या होता था, इस पैसे से इन्वेस्टमेंट करते थे जो कि रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज में। तो अभी उसको, और वो आया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर, उसको हटा के अब डीबीएन लेके आए, डिजिटल भारत निधि, और ये एस्टेब्लिश हुआ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंदर 2023 के अंदर। ठीक है, और काम इसका लेकिन वही है। ठीक है, फिर ये एनसीओई, ये कोई एनिमेशन वगैरह के लिए बजट में है, सेक्शन 8 कंपनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स वगैरह है। ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है। 30 बिलियन की इंडस्ट्री है, नियरली 8% ऑफ इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारी पीटी खत्म हो गई है। आपको इतना समझ आया होगा, केवल हमको स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है, और वैसे भी इकोनॉमी के अंदर, प्री के अंदर मोस्टली लॉजिकल चीजें होती है, तो उस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हमें समझना है कि कैसे कैसे चीजें चेंज होती है, क्या बढ़ रहा है तो क्या घट रहा है, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, और बाकी फैक्ट वाली चीजें हो गई या कुछ अलग सी चीजें हो गई वो हमें याद रखनी है। बाकी जनरल जो बातें होती है, कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, पॉजिटिव चीजें होती है, उन्हें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम और नेक्स्ट पीटी, सारी पीटी हम कवर करेंगे धीरे धीरे, सो दैट आपका काम ईजी हो जाए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।